नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कि हम सब क्या कर रहे हैं, हम सब यूपी ट्रिपल एससी के आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सबको सब्जेक्ट वाइज कवर कर रहे हैं। तो जो पहला सब्जेक्ट हमने शुरू किया था वो था आपका कंप्यूटर। तो जब हमने कंप्यूटर पढ़ाना शुरू किया तो आप लोगों ने एक सुझाव दिया कि कंप्यूटर के साथ एक और सब्जेक्ट शुरू किया जाए। अब क्योंकि हम अकेले हैं, कोई टीम है नहीं, तो एक सब्जेक्ट तो हम आज से शुरू कर रहे हैं जो आपका प्राचीन भारत का इतिहास होने वाला है, ठीक है। लेकिन इसकी क्लासेस रेगुलर आपको नहीं मिलेंगी। इसकी क्लासेस आपको हफ्ते में 3 से 4 क्लासेस आपको इसकी मिलेंगी। कंप्यूटर की क्लासेस डेली आएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो आपका कंप्यूटर हम पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर के बाद यूपी स्पेशल पढ़ेंगे, यूपी स्पेशल के बाद ग्रामीण विकास पढ़ेंगे, और ये जो हम दूसरी क्लासेस शुरू कर रहे हैं इसमें हम इतिहास कंप्लीट करेंगे, इतिहास के बाद पॉलिटी, पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी, इस क्रम में चलेंगी चीज़ें। पेपर तक आपको एकदम फ्री में पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और आप लोगों को पता ही होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। यहाँ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। तो जिन्होंने तैयारी कर ली है उनके रिवीजन के लिए बेस्ट ऑप्शन है, और जिन्होंने अभी कम पढ़ा है उनके लिए सबसे ज़रूरी यही चीज़ें हैं कि आप मिनिमम पढ़ के मैक्सिमम आउटपुट अगर कहीं से देंगे तो वो होते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बाकी इन क्लासेस का जो पीडीएफ होता है वो हमारे टेलीग्राम चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे आप सभी को मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो पहले वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि ज़्यादा अच्छा लग जाए तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा बिना बातचीत के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बता तो हमने दिया ही कि पढ़ने क्या वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास। इतिहास में आप सबको पता होगा कि हम लोग जब इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं तो 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। पहले हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं, और फिर आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं। तो आज की क्लास में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो प्राचीन भारत के इतिहास से स्टार्ट करने वाले हैं। और आज की क्लास में 2 टॉपिक्स को कवर किया जाएगा, पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता। पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता। अब आपका जो यूपी ट्रिपल एससी है वो पाषाण काल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है। पहला क्वेश्चन जो है यही आपके पाषाण काल से है, बाकी पाषाण काल से ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछता नहीं है, तो पाषाण काल पे ज़्यादा हमारी चर्चा होगी नहीं। ज़्यादा क्वेश्चन वो पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता पे। यही सारी चीज़ें जो आपको प्रीवियस ईयर बताते हैं कि किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है, किस टॉपिक को कम पढ़ना है। और हमारा पढ़ने का तरीका क्या होगा कि हम प्रीवियस ईयर को पढ़ेंगे, साथ में वहाँ से जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस और आ सकते हैं उन क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद बहुत ज़्यादा व्याख्या यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि इस क्लास का उद्देश्य है कि मिनिमम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को, प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख लें। बाकी किसी को अगर प्राचीन भारत के इतिहास और बेहतरीन तरीके से पढ़ना है तो हमारे चैनल में जाइए, पूरे प्राचीन भारत के इतिहास की आपको बढ़िया से प्लेलिस्ट बना के पूरा प्राचीन भारत का इतिहास एकदम फ्री में पढ़ाया गया है, और उससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो जिनको पढ़ना है प्राचीन भारत वहाँ से जाके पढ़ लें। बाकी आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है आज की क्लास का वो है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी। यानी कि आपको ये बताना है कि जो आपकी भीमबेटका की गुफाएं हैं उनकी खोज जो है किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 है दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर बी है अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन सी है वीएस वाकाणकर, ऑप्शन डी है आरडी बनर्जी, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप लोग बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है वीएस वाकाणकर, ठीक है। अब दयाराम साहनी आपके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। अभी इनके बारे में हम आगे देखेंगे। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में 1-2 पॉइंट आप लोगों को बताएंगे, वो भी आगे ही बताएंगे। इस क्वेश्चन में क्या डिस्कशन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आप समझिए थोड़ा सा कि ये जो आपकी भीमबेटका की गुफाएं हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तो देखिए, ये जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ये इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यहाँ से चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य, चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं तो आपको बताना है कि भीमबेटका से। पहली चीज़, खोजकर्ता कौन है, तो वीएस वाकाणकर। दूसरी चीज़, किस काल का स्थल है, तो पाषाणकालीन स्थल है, पाषाणकालीन आपका स्थल है ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए पाषाण काल के बारे में कुछ पॉइंट्स आपको और बता देते हैं हम। देखिए यहाँ पे लिखते हैं पाषाण काल, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए आप। देखिए पाषाण काल को जो है 3 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। कौन कौन से 3 भाग, तो आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है। नवपाषाण काल। अब यहाँ से ज़्यादा चीज़ें नहीं देखेंगे, पूरा डिस्कशन नहीं करेंगे, उन्हीं चीज़ों की चर्चा करेंगे जहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है। अगर आपसे पूछता है कि आग की खोज किस काल में हुई, तो आपको याद रखना है आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई। आपसे पूछता है आग का व्यवहारिक उपयोग मानव ने कब शुरू किया, तो आग का व्यवहारिक उपयोग मानव ने शुरू किया मध्य पाषाण काल में। अगर आपसे पूछता है कि कृषि कब शुरू किया, तो नवपाषाण काल में, ठीक है। पहिए का आविष्कार कब किया मानव ने,
तो आपका पहिए का आविष्कार किया मानव ने आपके नवपाषाण काल में। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब देखिए आपसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे ये है, अब हम कुछ स्थलों के नाम बता रहे हैं, ठीक है, उनका नाम आपको याद रखना है कि वो किस काल से संबंधित हैं और वहाँ से किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे पूरा पाषाण के काल के नीचे आपको याद रखना है अतिरम पक्कम। क्या याद रखना है? अतिरम पक्कम। पूछेगा आपसे कि अतिरम पक्कम किस काल का स्थल है, तो अतिरम पक्कम आपके पूरा पाषाण काल का स्थल है। कहाँ पे ये है? तो वर्तमान में तमिलनाडु में ये है, ठीक है। आपको हथनौरा याद रखना है, ये भी आपका पूरा पाषाण कालीन स्थल है। हथनौरा ये आपके मध्य प्रदेश में है। और यहाँ से आपसे अगर पूछे कि मानव की खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य मिला है आपके हथनौरा से। मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य, ठीक है। उसके बाद भीमबेटका हमने प्रश्न में ही बता दिया। भीमबेटका भी आपका पूरा पाषाण कालीन स्थल है जहाँ से चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हुए हैं और जिसके खोजकर्ता वीएस वाकांकर हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। मध्य पाषाण काल का कोई स्थल बताएं, तो मध्य पाषाण काल का आपको याद रखना है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो, चौपानी मांडो है कहाँ? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से मृदभांड, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, तो मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद मंदाह और सराय नाहर, दो आपको मंदाह और सराय नाहर राय, सराय नाहर राय, ये कहाँ है? तो ये आपके ये भी हैं यूपी के स्थल। और इनसे किसका साक्ष्य मिला है? इनसे साक्ष्य मिला है मानव कंकाल का। मानव कंकाल का। दो स्थल आपको और याद रखने हैं मध्य पाषाण काल से, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। वो है आपका बागौर और आदमगढ़। बागौर और आदमगढ़। बागौर कहाँ है? तो बागौर आपके राजस्थान का है। आदमगढ़ है आपके मध्य प्रदेश का। यहाँ से मिले हैं साक्ष्य पशुपालन के। यहाँ से किसका साक्ष्य मिला है? यहाँ से साक्ष्य मिला है पशुपालन का। अब नवपाषाण काल के कुछ स्थलों का नाम याद रख लीजिए, जैसे बुर्जहोम, ठीक है। बुर्जहोम आपका कहाँ है? बुर्जहोम आपके कश्मीर में है। यहाँ से गर्तवास का साक्ष्य मिला और एक साक्ष्य मिला है कि कब्र में जो है मालिक के साथ, मतलब एक आदमी है उसके साथ जो है कुत्ते को दफनाया गया है। ये आपसे पूछता है कि कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो बुर्जहोम से मिला है। अगला जो है वो आपको याद रखना है गुफा कराल, ठीक है, ये भी आपके कश्मीर में है। अगला आपको याद रखना है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा यहाँ ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से चावल का साक्ष्य मिला है, चावल का प्रमाण मिला है। उसके बाद है मेहरगढ़। मेहरगढ़ आपको क्यों याद रखना है? मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। किससे? कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से, चावल का साक्ष्य कोल्डी हवा से। ये कुछ चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट रखनी है। उसके बाद कुछ और है, जैसे यदि आपसे पूछा जाए कि पहला औजार मानव ने कौन सा यूज किया, तो कुल्हाड़ी था। पूछा जाए कि पहली धातु मानव ने कौन सी उपयोग की, तो वो तांबा थी, ठीक है। बस यही सी चीज़ें हैं, बाकी हम पढ़ते हैं आगे की क्लास में, नहीं तो एक ही चीज़ पे डिस्कशन करेंगे तो लंबी क्लास हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन हमारा आ गया सिंधु घाटी सभ्यता से। क्वेश्चन हमारा ये है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है वो आपकी संबंधित है कांस्य युग से। पाषाण, देखिए आप पहले एक क्रम और समझ लीजिए। पहले हम जब प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? पाषाण काल। पाषाण काल के बाद आपका पढ़ते हैं हम आपकी हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के बाद हम क्या पढ़ते हैं? हम आपका वैदिक काल पढ़ते हैं, ठीक है। फिर वैदिक काल के बाद महाजनपद पढ़ते हैं, ठीक है, महाजनपद। फिर इसके बाद मगध पढ़ते हैं, ठीक है। मगध के बाद फिर मगध के विभिन्न राजवंशों की चर्चा करते हैं। इस क्रम में आपका इतिहास बढ़ता है। हड़प्पा में ये इसको पाषाण काल बोला जाता है क्योंकि इस समय मानव का जो जीवन था वो बेसिकली इस समय पत्थरों का ही उपयोग बहुत ज़्यादा किया था। उसके औजार पत्थरों के होते थे, ठीक है। तो इसमें पत्थरों का बहुत ज़्यादा यूज हुआ था। उसके बाद आपका जो हड़प्पा टाइम पीरियड था, इस समय मानव ने कांसे का यूज करना सीखा था, कांसे का, ठीक है। तो कांसे का यूज आपका सीखा था हड़प्पा में, तो इसको कांस्ययुगीन सभ्यता बोला जाता है। वैदिक काल में हम देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में मनुष्य ने लोहे का उपयोग करना सीखा, लोहे का, तो इसको लौह युगीन सभ्यता भी बोला जाता है उत्तर वैदिक काल को, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो हड़प्पा किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा ने मानव ने कांसे का जो है यूज करना सीखा, ठीक है। तो इसको जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी इसीलिए बोला जाता है। अच्छा, कांसा बनता कैसे है? तो कांसा जो है तांबे को और आपके टिन को मिला करके क्या बनाया जाता है? कांसा आपका बनाया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग में नहीं लाई गई थी? तो अभी हमने बताया कि लोहा तो आता है बाद में वैदिक काल, यानी कि उत्तर वैदिक काल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही आपका लोहा हो जाएगा, ठीक है।
कांस्य युगीन जिसे सभ्यता बोलते ही हैं। सोना और तांबे का भी यूज, इसमें तांबे का यूज तो सिंधु घाटी सभ्यता के भी पहले हो गया था, क्योंकि हमने बोला कि अभी की पहली धातु अगर पूछी जाए कि मानव द्वारा उपयोग में लाई गई कौन सी थी, तो तांबे की थी। ठीक है, आपका नवपाषाण काल के बाद और सिंधु के बीच में जो है ताम्रयुगीन सभ्यता देखने को मिलती है, जिसमें कि तांबे का यूज हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल पर खोजी गई? इसको क्या बोला जाता है? इस मूर्ति को डांसिंग गर्ल बोला जाता है। ऑप्शन है आपका कोट दीजिए, मोहनजोदड़ो, रोपड़, कालीबंगा और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा काल का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थल है और यहीं से आपको मिली थी ये जो डांसिंग गर्ल, इसकी डांसिंग गर्ल की प्रतिमा यहीं से मिली है। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो की। अब हम कह रहे हैं मोहनजोदड़ो इंपॉर्टेंट है, तो मोहनजोदड़ो क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, कुछ चीज़ें इसमें आपको याद रखनी है। आपसे पूछा जाएगा मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन है, तो मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता आपको याद रखना है, खोजकर्ता राखलदास बनर्जी। कौन है आपके? राखलदास बनर्जी। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? अब इसके साथ ही कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे पूछा जाएगा किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। और किस चीज़ के साक्ष्य मिले? तो एक पुरोहित की मूर्ति मिली है यहाँ से, पुरोहित की मूर्ति। पुरोहित की मूर्ति के साथ एक 3 मुखों वाले देवता की मूर्ति मिली है। 3 मुख वाले देवता, 3 मुख वाले देवता। इनको पशुपति बोला गया है। इनको क्या बोला गया? पशुपति। और आधुनिक शिव से इनकी तुलना की जाती है, जो 3 मुख वाले देवता हैं पशुपति की। ठीक है, एक श्रृंगी पशु की, मतलब एक सिंग वाले पशु की, एक श्रृंगी पशु की। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो से, कि खोजकर्ता राखलदास बनर्जी हैं, सिंधु नदी के तट पर यह विकसित हुई थी, और पुरोहित की मूर्ति, 3 मुखों वाले देवता और एक श्रृंगी पशु की मूर्ति यहाँ से मिली है। अच्छा, अब ये जो आपकी बनाई गई थी ये प्रतिमा, ये अभी डांसिंग गर्ल की बात कर रही है, जो नृत्य करने वाली लड़की है, यानी कि जो नर्तकी की मूर्ति मिली है, इसकी विशेषता क्या है? इस नर्तकी की मूर्ति की विशेषता है कि ये बनाई गई थी कांसे की। किसी की बनी थी? ये कांसे की बनी थी। कांसे की बनी थी, साथ में इसको बनाया गया था एक विशेष टेक्निक से, जिसको बोला जाता है मोम ढलाई विधि। मोम ढलाई विधि इंग्लिश में बोला जाता है लास्ट वैक्स कास्टिंग। ठीक है, कैसे ये, अब ये विधि क्या है आपको ध्यान रखना है। ये विधि है, जैसे इसमें क्या किया जाता है कि पहले मोम से, मोम बहुत आपको पता है कि बहुत सॉफ्ट होती है, इसको किसी भी आकार में आसानी से ढाला जा सकता है। ठीक है, आसानी से किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। तो जैसे मोम से पहले एक आपकी बनाई ली जाती थी, जैसे तस्वीर बना ली गई। ठीक है, ये आपकी एक तस्वीर, आपकी एक मूर्ति बना ली गई मोम से, क्योंकि मोम से क्यों आसानी से बना लिया जाएगा। सीधे लोहे से मूर्ति बनाने के लिए बोले तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन मोम से क्या होगा, उसको वो सॉफ्ट होती है, हाथों से हम आराम से पूरा स्ट्रक्चर बना लिए, मूर्ति बना ली गई। उसके बाद इसके ऊपर क्या किया जाएगा कि बढ़िया मिट्टी की मान लीजिए पतली सी परत चढ़ा दी जाए। ठीक है, मिट्टी की, ठीक है, पतली सी उसके ऊपर परत चढ़ा दी जाए। अब क्या हो जाएगा, जब ये मिट्टी सूख जाएगी तो इसमें छेद कर दिया जाएगा और गर्म कर दिया जाएगा। गर्म करने के बाद क्या होगा, आपकी मोम पिघल के निकल जाएगी। मोम पिघल के निकल जाएगी और अंदर क्या बन जाएगा, एक सांचा बचेगा। अब इस सांचे के अंदर अगर हम कोई धातु पिघला करके डाल देंगे तो ये सेम टू सेम ये मूर्ति बन जाएगी। ये जो है मूर्ति बन जाएगी। तो यही किया जाता था इसमें, इस सांचे में जो है पिघला करके क्या डाल दिया जाता था, कांसा डाल दिया जाता था। अब जब पिघला करके इसमें कांसा डाल दिया जाता था तो बाद में ये ऊपर की जो मिट्टी वाली परत है ये हटा ली जाएगी, तो अंदर से बढ़िया बेहतरीन एक कांसे की मूर्ति बढ़िया बन करके निकल जाएगी। ठीक है, तो इसे कहते हैं आपकी मोम ढलाई विधि। ठीक है, यानी कि मोम के द्वारा बनाई जाएगी, क्योंकि मोम सॉफ्ट है, फिर वो मोम के ऊपर एक लेप कर दिया जाएगा, फिर वो मोम क्या करेगी, मोम पिघला करके निकाल दिया जाएगा, तो अंदर एक बढ़िया सांचा बन जाएगा, उस सांचे में पिघली हुई धातु डाल दी जाएगी, तो बढ़िया आपकी एक मूर्ति बन के निकल आएगी। ये होती है मोम ढलाई तकनीक। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? राखलदास बनर्जी, बीके थापर, सर अलेक्जेंडर कनिंघम और अर्नेस्ट J.H. मैके। इन सब के बारे में हम देखेंगे। इन सब के क्या, सबसे पहले तो हम आपकी चर्चा करेंगे इनके बारे में। आपके इसका आंसर जो है, इसका आंसर है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम के साथ में कुछ और चीज़ें हम देखेंगे। देखिए, जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसकी खोज कैसे हुई, इसकी खोज कैसे हुई, कैसे हमें पता चला कि ऐसी कोई सभ्यता प्राचीन भारत में रही होगी। तो जो इसके पहले में पहला विवरण कोई लिखता है तो वो था 1826 में लिखा जाता है। एक आपके यात्री थे जिनका नाम था चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ये क्या किए ना, ये हड़प्पा वाले जो पाकिस्तान, वर्तमान में जो हड़प्पा स्थल है आपके पाकिस्तान में है। ठीक है, तो उस क्षेत्र में ये विजिट किए, वहाँ पे घूमने गए और घूमने के बाद अपना विवरण लिखा अपनी पुस्तिका, जिसका नाम था नैरेटिव ऑफ जर्नीज।
क्या था जिस पुस्तिका का नाम, जिसका नाम था, एक पत्रिका थी नैरेटिव ऑफ जर्नीज। इसमें इन्होंने लिखा कि इस मतलब पाकिस्तान वाले एरिया के बारे में लिखा कि यहाँ पे जो है देख करके ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई प्राचीन सभ्यता हो सकती है। मतलब थोड़ा बहुत इसके बारे में ओवरव्यू लिखा अपनी पत्रिका के बारे में, बस इतना ही इनका योगदान है। उसके बाद अगला जो है उनका योगदान नहीं है, बल्कि उनका क्या है कि वो 1856 का टाइम पीरियड था। रेलवे लाइन बिछ रही थी कराची से लाहौर के बीच, कराची से लाहौर के बीच। तो दो लोग थे जिनको सामूहिक रूप से बोला जाता है बर्टन बंधु, और जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था बर्टन बंधुओं का विलियम बर्टन और जेम्स बर्टन, विलियम बर्टन और जेम्स बर्टन। इन्होंने क्या किया, ये रेलवे लाइन बिछवा रहे थे, इंजीनियर थे। इन्होंने क्या किया, इनको एक टीला दिखा, उस टीले से इन्होंने बहुत सारी ईंटें उखाड़ लाई, और वो बेसिकली वो टीला जो था वो एक आपका स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, इनके बारे में इतना, कोई इनका योगदान नहीं था विशेषकर स्थल को खोजने में। अब इतनी घटनाएं हो चुकी थी, तो इस पे सबसे पहले जिनका ध्यान गया उनका नाम था आपका अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या किया, आपके अलेक्जेंडर कनिंघम ने सबसे पहले प्रयास किया इस क्षेत्र पर शोध करने का। इस क्षेत्र पर अभी तक कोई प्रयास नहीं कर रहा है शोध करने का, अभी तक तो ये इसके बारे में बस डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें विवरण मिल जा रहे हैं। अब क्षेत्र पर शोध करने का प्रयास किया कि यहाँ पे कोई स्थल है कि नहीं है, कोई सभ्यता है कि नहीं है, यहाँ का रहस्य क्या है, शोध करने का प्रयास किया सर्वप्रथम। तो वो आपके थे अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे, कनिंघम महोदय। ठीक है, हालांकि इनका जो है कोई जो शोध था बहुत व्यापक रूप से नहीं हो पाया, संक्षिप्त इन्होंने खुदाई करवाई, उसके बाद इन्होंने कोई इससे व्यापक रिजल्ट इनको मिला नहीं। ठीक है, आगे क्या होता है, इसके बाद टाइम आता है 1921 का। 1921 में क्या होते हैं, आपके जॉन मार्शल आते हैं। कौन आते हैं, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल क्या करते हैं, दो भारतीयों को लेते हैं। एक लोग का नाम था आपके दयाराम साहनी, और दूसरे भारतीय का नाम था राखलदास बनर्जी। क्या नाम था, राखलदास बनर्जी। अब ये लोग क्या करते हैं, तो इन्होंने इन दोनों भारतीयों को लिया और लेके निकल लिए आपके पाकिस्तान वाले उस क्षेत्र में जहां पे इनको शोध करना था। और इन दोनों लोगों के संयुक्त प्रयास से सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल खोजा गया, जिसमें कि दयाराम साहनी का नाम आता है। दयाराम साहनी ने उस पहले स्थल की खोज की, किसके नेतृत्व में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में। उसका नाम था हड़प्पा। हड़प्पा की खोज होता आती है 1921 में, और उसी क्रम में मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी जिस स्थल की खुदाई करते हैं उसका नाम है मोहनजोदड़ो, और दयाराम साहनी जिस स्थल की खोज करते हैं उसका नाम है हड़प्पा। अब हमें पता है कि आप लोग कंफ्यूज होंगे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि किसने किसकी खोज की, तो आप हरदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि राखलदास बनर्जी ने किसकी की और दयाराम साहनी ने। तो इसकी हम एक बताते हैं आपको ट्रिक, हमने ऐसे याद की है कि समझ लीजिए कि आप राम भगवान की एक तस्वीर देख रहे हैं, वो भी एकदम HD क्वालिटी में। भाई भगवान है तो भगवान की तस्वीर आप किस में देख रहे हैं, HD क्वालिटी में देख रहे हैं। तो अब देखिए, राम R फार हो गया आपका राखलदास बनर्जी, और M फार हो गया आपका मोहनजोदड़ो, और H फार हो गया हड़प्पा, D फार हो गया दयाराम साहनी। तो कभी आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आते हैं इस प्रश्न के ऊपर। अब प्रश्न क्या कह रहा है, सफल खुदाई नहीं पूछ रहा है, संक्षिप्त खुदाई पूछ रहा है। तो संक्षिप्त खुदाई हमने बताया कि किसने की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। और दयाराम साहनी बाद में हम देखते हैं 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में सफल प्रयास होता है। और होता क्या प्रयास है, होता प्रयास ये है कि 2 स्थलों की खोज होती है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा खोजा और राखलदास बनर्जी ने आपका मोहनजोदड़ो खोजा। ठीक है, इसके साथ एक क्वेश्चन अच्छा आप याद रखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में। वो क्वेश्चन क्या है, अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए कि भारत में पुरातत्व का जनक कौन था, पुरातत्व के जनक कौन है भारत में, तो उनको बोला जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को ही पुरातत्व का जनक बोला जाता है भारत में, पुरातत्व का जनक। ये बात भी आपको याद रखनी। अब इस प्रश्न से हमने पर्याप्त डिस्कशन कर लिया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली, यानी कि पुजारी की मूर्ति कहाँ से मिली। लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कशन किया था कि पुजारी की मूर्ति आपकी कहाँ से मिल रही है, पुरोहित यानी कि पुजारी मोहनजोदड़ो से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। पुजारी की मूर्ति कहाँ से मिली, तो मोहनजोदड़ो आपको याद रखना है। मोहनजोदड़ो के बारे में काफ़ी डिस्कशन हम लोग लास्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है, इसका डिस्कशन हमने लिख किया था कि मोहनजोदड़ो का पूछा जाए इस मतलब क्या है, इस शब्द का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस शब्द का मतलब है मृतकों का टीला। क्या नाम है, मोहनजोदड़ो शब्द का क्या मतलब है, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। ठीक है, अब देखिएगा कि बेहतरीन तरीके से PYQs के माध्यम से बेहतरीन आपको कंटेंट दिया जा रहा है, और आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट दे दिया जाएगा रिवीजन के लिए भी, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी। ठीक है, अभी देखिए अगला क्वेश्चन वही आ गया कि मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है। लास्ट क्वेश्चन में देख लिए, माउंट ऑफ डेड यानी कि मृतकों का टीला। ये बात आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइए कि प्रश्न का मतलब और ज़्यादा थोड़ा सा प्रयास करें, और ज़्यादा एनालिसिस करें प्रश्नों का, या फिर जितना कर रहे हैं इतना बहुत है। ठीक है, क्योंकि देखिए
उद्देश्य हमारा क्या है कि पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करना है, ठीक है। बाकी बेसिक रूप में अगर आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है तो हमने पहले ही बताया हम पढ़ा चुके हैं। अभी हम जितना भी प्रीवियस ईयर करेंगे हमारा काम होगा कि प्रीवियस ईयर को पढ़ना, मैक्सिमम क्वेश्चन को देखना, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है। अब आपको बताना है कि बनावली किस राज्य में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है या फिर हरियाणा में है। इसका राइट आंसर होगा आपका जो बनावली है वो कहाँ है, वो है हरियाणा में। अब आप कहेंगे कि ये बताइए हरियाणा में क्या केवल बनावली है या फिर और कोई जो है हड़प्पा स्थल है, तो हम कहेंगे नहीं, कुछ और इंपॉर्टेंट हड़प्पा स्थल है जिसको आप साथ में याद कर लीजिए। नाम क्या है, पहला तो सबसे पहला यही याद करना है कि बनावली है, आप कहेंगे बनावली तो हमने पढ़ लिया। दूसरा राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी है। तीसरा है भगवानपुर, तीसरा क्या है, भगवानपुर है। अब आप कहेंगे इतना तो बता दिए, हम याद कैसे करेंगे, बताइए भला, तीन तीन स्थल हम एक ही जगह से कैसे याद करेंगे। तो हम कहेंगे बहुत सिंपल है, बस आपको इतना याद रखना है कि एक लाइन याद कर ली है कि जो हरि भगवान है, हरि भगवान ने क्या कर लिया, हरि भगवान ने राखी बंधवा ली। क्या बंधवा ली, राखी बंधवा ली। सब लोग रक्षाबंधन पे राखी बंधवाते हैं अपनी बहनों से, तो उसी प्रकार हरि भगवान ने राखी बंधवा ली, राखी बंधवा ली। तो हरि भगवान ने क्या किया, राखी बंधवा लिया। हरि से हो गया हरियाणा, भगवान से हो गया भगवानपुर, राखी से हो गया राखीगढ़ी, बंधवाली से क्या हो गया आपका बनावली। अब हम आशा करते हैं कि ये चीज़ भी आपको याद हो गई होगी। अच्छा, एक पॉइंट आपको राखीगढ़ी के बारे में और याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में भारत के अंदर की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि जो आपका हड़प्पा मोहनजोदड़ो है वो वर्तमान में पाकिस्तान में है, भारत में नहीं है। यदि आपसे पूछे कि वर्तमान भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर कौन सा है, तो वो क्या है आपका राखीगढ़ी है। वो क्या है, राखीगढ़ी है। भारत के अंदर, वर्तमान भारत में, यहां पे लिख दे रहे हैं कि वर्तमान भारत में सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल। अब आप कहेंगे चलिए भारत में आपने बता दिया, बड़ी अच्छी बात है। अब हमारे मन में जिज्ञासा ये भी हो रही है कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है। तो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। कौन है, मोहनजोदड़ो। ये संपूर्ण सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, लेकिन ये भारत में नहीं है। तो भारत में पूछा जाएगा तो राखीगढ़ी, और संपूर्ण सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछा जाए, संपूर्ण सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो मोहनजोदड़ो, ठीक है। बाकी देखिए अगर लिखने उखने में थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो जाता है तो उसको इग्नोर किया करिए, क्योंकि बोलते समय अभी उतना एक्सपीरियंस है नहीं। जैसे बोल रहे हैं ना, लिख रहे हैं, तो अभी उतना दोहरा जो है दिमाग काम नहीं कर पाता। लिखते हैं तो बोलने में हो सकता है गलती हो जाए, बोलते हैं तो लिखने में, तो बोलने में गलती ना हो, लिखने में भले से थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए, ठीक है। इतनी चीज़ों को देखिए। अब देखिए हम कितना बढ़िया से आपको क्वेश्चन के माध्यम से आपका रिविजन भी करवा दे रहे हैं और पढ़ाई भी हो जा रही है। अच्छा, बनावली के बारे में कुछ और पॉइंट हम देख लेते हैं। अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि बनावली की खोज किसने की, तो बनावली की खोज की आपके R.S. बिष्ट महोदय ने। किसने की, R.S. बिष्ट महोदय ने। किसने की, R.S. बिष्ट महोदय ने। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हम आगे की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली। पुराने प्रश्न में हमने अभी बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में कि डांसिंग गर्ल, पशुपति और पुरोहित तीनों याद कर लेना है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से आपको याद कर लेना है, भूलना नहीं है। बनावली के बारे में पर्याप्त हमने डिस्कशन कर लिया है। लोथल और कालीबंगा दो यहाँ पे और ऑप्शन में है, तो हम इनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। लोथल के बारे में आपको याद रखना है कि लोथल है कहाँ, तो लोथल है आपके गुजरात में। कहाँ है, आपके गुजरात में है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ भोगवा नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है, भोगवा नदी के तट पर है। अगली चीज़ खोजकर्ता रंगनाथ राव। खोजकर्ता कौन है, रंगनाथ राव। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एक बंदरगाह था। लोथल क्या था, एक बंदरगाह था। और क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से साक्ष्य मिला है अग्निकुंड का। यहाँ से किस चीज़ का साक्ष्य मिला है, यहाँ से साक्ष्य मिला है अग्निकुंड का। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखना है अग्निकुंड का। अग्निकुंड का साक्ष्य एक स्थल से और मिला है, उसका नाम है कालीबंगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए अग्निकुंड। और अग्निकुंड का साक्ष्य 2 स्थलों से मिला है सिंधु घाटी के। एक आपका कालीबंगा है और दूसरा आपका लोथल है। दूसरा आपका कौन सा है, लोथल है। अब अगर कालीबंगा की चर्चा कर ही ली है तो कुछ और चीज़ें जान जाते हैं। कालीबंगा है कहाँ, तो कालीबंगा है आपके राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। आप कहेंगे नदी भी बता दीजिए, तो नदी है घग्घर नदी। कौन सी नदी है, घग्घर। अब सब कुछ बता दिए तो खोजकर्ता के बारे में भी जान लीजिए। खोजकर्ता इसके कौन है, तो आपके कालीबंगा के खोजकर्ता हैं अमलानंद घोष। कौन है, अमलानंद घोष। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है।
और एक बात याद रखिएगा कि आपके कालीबंगा से जो साक्ष्य मिला है, जुते हुए खेतों का भी साक्ष्य यहाँ से मिला हुआ है, जुते हुए खेत का साक्ष्य यहाँ से मिला है। ये इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है कालीबंगा से। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा, हमने देखा कि पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है, तो हमने बताया मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से तीन और चीज़ें याद रखनी है। क्या याद रखनी है, पुरोहित की मूर्ति, आपकी पशुपति की मूर्ति और डांसिंग गर्ल। ठीक है, डांसिंग गर्ल, ये तीन चीज़ें मोहनजोदड़ो से हमने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हमने बनावली के बारे में लास्ट क्वेश्चन में देख लिया था। और लोथल से हमने बताया कि लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर है, रंगनाथ राव ने खोज की थी, यहाँ पे बंदरगाह और अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हुए हैं। कालीबंगा से भी अग्निकुंड का साक्ष्य में देखने के लिए मिला है। और कालीबंगा की खोजकर्ता कौन है, कालीबंगा के खोजकर्ता अमलानंद घोष हैं। घग्गर नदी के तट पर राजस्थान में ये स्थल था और यहाँ से अग्निकुंड और आपके जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं। पर्याप्त डिस्कशन हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे के क्वेश्चन में पढ़ते हैं। देखिए नीचे इनसाइड बॉक्स है, उसमें भी काफ़ी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, वैसे हम ज़्यादातर चीज़ों का डिस्कशन कर दे रहे हैं, पीडीएफ दे देंगे, कुछ चीज़ें छूटी रहेंगी तो आप उसको वहाँ से पढ़ लीजिएगा। बाकी आपको किसी भी प्रकार का इंप्रूवमेंट चाहिए हो क्लास में, आप चाहते हैं कि हम कुछ और ऐड ऑन करें और ज़्यादा चीज़ों को बताएं और डिटेल में एनालिसिस करें, तो आप बिल्कुल बताइएगा। ठीक है, क्योंकि क्लास आपके लिए है तो आपका सुझाव बहुत मैटर करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृदभांड के भंडार शामिल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है। पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन से ही दूसरा क्वेश्चन, केवल क्वेश्चन से ही कोई और क्वेश्चन बन सकता है, आंसर की तो बात ही नहीं है। क्या बन सकता है, पहले देखिए मृदभांड क्या होते हैं। मृदभांड होते हैं मिट्टी के बर्तन। तो जब हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो हमें बहुत टाइप के मृदभांड देखने को मिलते हैं। जो मिट्टी के बर्तन है ना, हर काल के जो मिट्टी के बर्तन हैं इनकी अलग अलग विशेषता है, और अलग अलग विशेषता है तो उनका कोई ना कोई नाम रख दिया गया है। अब वो नाम क्या है, उस विशेष काल के मिट्टी के बर्तन की विशेषता बताता है। अब जैसे अगर हम बात कर रहे हैं हाकरा मृदभांड, तो हाकरा मृदभांड एक विशेष टाइम पीरियड के मृदभांड हैं जिनको कि हाकरा मृदभांड बोला जाता है। उनकी विशेषता, अब वो टाइम पीरियड कौन है, वो टाइम पीरियड है सिंधु घाटी सभ्यता के पहले का। सिंधु घाटी सभ्यता के पहले का, जो सिंधु घाटी सभ्यता के डेवलप होने के पहले का, सिंधु घाटी के पहले, और या फिर हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी के जो शुरुआती चरण था, सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरण। ठीक है, शुरुआती चरण, तो सिंधु घाटी सभ्यता के पहले या सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरण में एक विशेष प्रकार के आपके मृदभांड बनाए जाते थे जिनको कि हाकरा मृदभांड बोला जाता था। तो आपसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछ सकता है कि हाकरा मृदभांड किस समय की विशेषता है, किस समय के बसावट की विशेषता है। तो ये आपको याद रखना है कि सिंधु के पहले या सिंधु के शुरुआती चरण, इस समय की विशेषता है। अब पूछ रहा है कि इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है। जो हमारा क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृदभांड के भंडार शामिल हैं, मतलब कहाँ पे इनके साक्ष्य मिलते हैं। तो वो आपका स्थल है राखीगढ़ी। वो आपका स्थल क्या है, राखीगढ़ी। अब आपको बताना है कि राखीगढ़ी कहाँ है। हमने भी पिछले क्वेश्चन में इसकी चर्चा की थी, राखीगढ़ी कहाँ है। क्या हमने बताया था कि हरि भगवान ने राखी बंधवा ली, तो राखीगढ़ी कहाँ है, राखीगढ़ी आपके हरियाणा में है। और राखीगढ़ी के बारे में कुछ बातें याद रखनी है, तो बस इतनी चीज़ें। हाँ, एक बात तो हम पहले ही बता चुके हैं कि सबसे बड़ा, भारत में अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो आपके कौन सा है, वो आपका राखीगढ़ी है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्न में से कौन सा है। यानी कि स्वतंत्र भारत में किस, देखिए अभी हमने जो चर्चा की, आपका मोहनजोदड़ो की चर्चा की, हड़प्पा की चर्चा की। मोहनजोदड़ो की कब खोज हुई थी, मोहनजोदड़ो की 1922 में, और 1921 में हड़प्पा खोजा गया था। ठीक है, तो ये कह रहा है, अब ये देखिए ये सब जो स्थल है 1921 1922 में, लेकिन भारत आज़ाद कब होता है, भारत आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को। तो स्वतंत्र भारत में पूछ रहा है, मतलब भारत की आज़ादी के बाद पूछा जा रहा है कि कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया है या फिर किस स्थल पर सबसे पहले उत्खनन किया गया स्वतंत्रता के बाद। तो वो आपका स्थल कौन सा है, वो आपका स्थल है रोपड़। वो कौन सा स्थल है, वो स्थल है आपका रोपड़। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद भारत में उत्खनित किया गया पहला स्थल कौन सा है, तो वो स्थल है रोपड़। अब आप पूछेंगे कि रोपड़ के बारे में हमें कुछ और पॉइंट बता दीजिए। जब ये पूछा है तो रोपड़ से कुछ और क्वेश्चन पूछ सकता है, तो रोपड़ के बारे में याद रखना है। रोपड़ आपसे पूछे ये स्थल है कहाँ, सबसे पहले यही, तो ये है आपके पंजाब में। कहाँ है, पंजाब में। खोजकर्ता कौन है, तो इसके खोजकर्ता हैं यज्ञ दत्त शर्मा। साक्ष्य कोई इंपॉर्टेंट है, तो हाँ यहाँ से मिली है तांबे की कुल्हाड़ी। तांबे की कुल्हाड़ी, ये पॉइंट याद रखना है। बस रोपड़ के बारे में इतनी चीज़ें पर्याप्त है। नदी पूछ ले तो सतलज नदी याद रखिएगा, सतलज नदी के तट पर ये बसा हुआ था। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया। सीधी सी बात है, तांबे का उपयोग मतलब ताम्र पाषाण युग, पत्थर का यूज मतलब पाषाण युग, कांसे का यूज मतलब आपकी सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता बोला था। तो कांसे का युगीन कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम बताइए। अभी हमने आपको बताया था इसके बारे में, अगर आपने ये क्वेश्चन ध्यान से देखा होगा, ये वाला क्वेश्चन कि पशुपति मोहर वाला, तो हमने बताया लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर है, पोर्ट था। तो खटाक से देखेंगे आप, पहला क्वेश्चन टिक कर देंगे। ये होता है प्रीवियस ईयर प्रश्नों को पढ़ने का महत्व। जब आप प्रश्नों को अच्छे से देख लेते हैं ना, उसके ऑप्शन पर वर्क कर लेते हैं, तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी बनती है कि उससे बाहर, मतलब इतना पर्याप्त आपके पास कंटेंट हो जाता है कि क्वेश्चन अब वहीं से आएंगे। ठीक है, देखिएगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बाकी आपके लोथल के बारे में हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी। तो लोथल की खुदाई किसने की थी, हमने ये भी आपको लास्ट क्वेश्चन में बता दिया गया। किसने की थी, रंगनाथ राव ने। तो कोई है, तो ये है आपका SR राव। इनका पूरा नाम है शिकारीपुरा रंगनाथ राव, शॉर्ट में हम SR राव भी बोलते हैं, रंगनाथ राव भी बोलते हैं, आपको याद रखना है। और जो प्रश्न है उनके बारे में भी देख रखते हैं। दयाराम साहनी, D फॉर दया, H फॉर HD। तो HD याद आया, राम भगवान की HD मूवी, HD आपकी उनकी इमेज। ठीक है, तो HD क्या हो गया आपका, हड़प्पा, और D फॉर दयाराम साहनी, ये हो गया हड़प्पा। फिर राखल दास बनर्जी के बारे में हमने बताया, तो RAM राम हो गए, R फॉर राखल और M फॉर मोहनजोदड़ो। तो राखल दास बनर्जी ने किस स्थल की खोज की, मोहनजोदड़ो। SR राव को हमने देख ही लिया, लोथल। अब RS बिष्ट ने किस स्थल की खोज की है, इसकी भी जानकारी ले लेते हैं। तो RS बिष्ट के बारे में आपको याद रखना है, धौलावीरा से ये संबंधित है। किससे, धौलावीरा। अब धौलावीरा आया है तो कुछ चीज़ें हम और देख लेते हैं। धौलावीरा, अब धौलावीरा के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। पेन थोड़ा सा, चलिए इसी पेन से लिखते हैं, लाल। तो आपका धौलावीरा, इसके बारे में क्या याद रखना है। धौलावीरा के बारे में सबसे पहले ये याद रखना है कि ये भी आपका कहाँ पे है, गुजरात में है, पहली बात। दूसरी चीज़, ये जो है इसकी खोजकर्ता RS बिष्ट हैं, ठीक है, ये बात याद रखना है। अब याद रखना है कि इसका जो विन्यास था इस नगर का, वो त्रिस्तरीय था। वो क्या था, वो त्रिस्तरीय नगर विन्यास था, त्रिस्तरीय नगर विन्यास था। अब आप कहेंगे त्रिस्तरीय नगर विन्यास का क्या मतलब है, हम बताते हैं। देखिए, आपके जितने भी हड़प्पा स्थल हैं, अच्छा इसको अभी याद रख लीजिए, अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे जब हम नगर नियोजन की बात करेंगे, तो वहाँ पे नगर की सारी विशेषता बता देते हैं। कहीं पे कहीं खाली पेज हो तो वहीं बताते हैं आपको, यहाँ पे कहीं खाली पेज है नहीं, यहाँ पे बताते हैं, थोड़ा सा स्पेस है खाली, ठीक है। देखिए, हड़प्पा के हम नगर नियोजन की बात करते हैं, बहुत तेजी से बात करेंगे। नगर नियोजन, नगर नियोजन, हड़प्पा कालीन जो नगर थे ना, वो जैसे हमारे आधुनिक बहुत विकसित नगर है चंडीगढ़ वगैरह, जिनको वेल ऑर्गेनाइज तरीके से बसाया गया है, उस तरीके से हड़प्पा के जो नगर थे वो बसाए गए थे। तो वो जिस पद्धति पे इनको बसाया गया था उसको बोलते हैं ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति क्या होती है, ये ग्रिड पद्धति होती है, यहाँ पे ऐसे सड़कें होती हैं, एक दूसरे को ऐसे समकोण पे काटती हैं, ठीक है, और ऐसे इधर ऐसे बीच में घर बने होते हैं ऐसे, तो इसको बोलते हैं ग्रिड पद्धति। वेल ऑर्गेनाइज्ड ये होता है जिसपे नगर बसाया जाता है। तो ग्रिड पद्धति पे नगर बसे हुए थे, और नगरों की विशेषता ये थी कि नगर जो है दो भागों में विभाजित होते थे। नगर थे दो भागों में विभाजित होते थे। कौन से दो भाग, तो एक को बोलते थे पूर्वी नगर, एक को बोलते थे पश्चिमी नगर। किसको बोलते थे पूर्वी, किसको बोलते थे पश्चिमी। तो जो आपका पूर्वी नगर होता था, नगर की बसावट कुछ ऐसे होती थी, एक ऊंचाई का टीला होता था, तो ये जो निचला भाग होता था ये होता था पूर्वी नगर, निचला भाग ये पूर्वी नगर। ऊंचाई वाले भाग को बोला जाता था पश्चिमी नगर, यानी कि इसको नगर दुर्ग या फिर ऊपरी नगर बोलते थे, दुर्ग। अब होता क्या था, तो जो निचला पार्ट था यहाँ पे जो मजदूर वर्ग था, जो मजदूर वर्ग था आपका, जो किसान था, जो साधारण जन थे, वो यहाँ रहते थे। जो ऊंचाई वाला दुर्ग वाला क्षेत्र था, यहाँ पे जैसे जो शासक वर्ग था, जो पुरोहित था, जो बड़े बड़े व्यापारी थे, वो सब ऊपरी नगर पे रहते थे। लेकिन आपका हमने बताया कि सब नगर तो दो भागों में विभाजित थे, लेकिन जो आपका धौलावीरा था ये तीन भागों में विभाजित था। ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। और अगर कुछ बात बताएं तो आपको ये याद रखना है कि ये जितने नगर थे ना, ये जैसे हमने बताया कि आपका ये ऐसे सड़कें गई हैं, ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे आपके नगर ऐसे घर बने हैं। तो ये जितने घर होते थे ना, इन घरों की एक विशेषता ये होती थी कि इनके जो खिड़की और दरवाजे होते थे ये मुख्य सड़क पे नहीं खुलते थे। ये मान लो मुख्य सड़क पे नहीं खुलते थे। इनके खिड़की दरवाजे जो खुलते थे, इसको लिख लीजिएगा, गली में जो सड़क होती थी गली साइड में खुलते थे, मुख्य साइड में, मुख्य सड़क पे नहीं खुलते थे। लेकिन एक ऐसा नगर था जिसका नाम था लोथल, जिसका क्या नाम था, लोथल। यहाँ के जो खिड़की दरवाजे थे ये आपके मुख्य रोड पे खुलते थे। खिड़की दरवाजे मुख्य रोड पे खुलते थे, मुख्य सड़क पर खुलते थे, मुख्य सड़क पर खुलते थे। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। और अब एक पॉइंट याद रखना है कि धौलावीरा के बारे में, जो आपका धौलावीरा था, यहाँ से हमें एक लकड़ी के नाली
तंत्र का साक्ष्य मिला है, नाली तंत्र का साक्ष्य मिला है, साक्ष्य मिला है। और इसकी विशेषता क्या थी कि ये बहुत व्यवस्थित नाली तंत्र था, बहुत व्यवस्थित नाली का तंत्र था। तो यदि आपसे पूछा जाए कि एक बहुत ज़्यादा व्यवस्थित नाली के तंत्र का साक्ष्य कहाँ मिला है, धौलावीरा से मिला है। और पूछा है कि लकड़ी के नाली के तंत्र का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तब भी धौलावीरा से मिला है। धौलावीरा की और विशेषता क्या थी, त्रिस्तरीय नगर विन्यास था। धौलावीरा है कहाँ, तो धौलावीरा आपके गुजरात में था। इतनी चीज़ें होगी धौलावीरा से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा हाँ, धौलावीरा के बारे में एक बात आपको और याद रखनी है कि यदि आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल कौन सा था जिसको कि यूनेस्को साइट के रूप में मान्यता मिली, यानी कि विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया, तो वो आपका था धौलावीरा। विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया पहला स्थल, की सूची में शामिल पहला स्थल कौन सा था, पहला सिंधु सभ्यता स्थल, ये आपको याद रखना है, धौलावीरा था, ठीक है। बाकी हमने काफ़ी चर्चा कर ली है आपके धौलावीरा के बारे में। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सारी चीज़ें याद रखिएगा, देखिएगा कि रिपीट होंगी यही चीज़ें, तो वहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। देखिए रिपीट हुआ क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ ना, हमने भी इसको पढ़ा था। तो आप पत्थर की नक्काशी, हाथी दांत नक्काशी, लकड़ी की नक्काशी की, मोम लोपी ढलाई, तो आप कहेंगे कि हमको बहुत अच्छे से याद है, मोम लोपी ढलाई इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है कि 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहा, हिंदी कहा, हिंदवी कहा, अल हिंद कहा। तो ये याद रखनी है कि जो तुर्की लोग थे, ये आपकी सिंधु नदी थी, तो सिंधु नदी के पूर्व में जो लोग रहते थे, इनके द्वारा जिस भाषा का उपयोग किया जाता था, तुर्की लोग उस भाषा को हिंदवी बोलते थे। क्या बोलते थे, हिंदवी। ये बात आपको याद रखनी है, हिंदी नहीं बल्कि हिंदवी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न क्या है, एक सेकंड, हाँ, अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया था। तो ये आपको याद रखना है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गाय। हमें वहाँ से जो भी चीज़ें मिली हैं, मुहरें मिली हैं, टेराकोटा कला मूर्तियाँ मिली हैं, उन सब पे हमें बाघ का भी चित्र देखने को मिला है, किसी न किसी पे गेंडे का भी मिला है, हाथी का भी मिला है, लेकिन गाय का हमें किसी भी ऐसी मोहर या फिर कोई भी ऐसी टेराकोटा नहीं मिली है जिसपे कि हमें गाय का साक्ष्य या फिर गाय की प्रतिमा बनी हुई मिली हुई हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गाय होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। अभी हमने इसकी चर्चा की, अब आप लोग बताइए, लोथल विभाजित था कि मोहनजोदड़ो विभाजित था कि कालीबंगा विभाजित था कि धौलावीरा। अब इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अभी हमने चर्चा कर ली है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा जो है, एक सेकेंड, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। अब आप बताइए, सारे स्थलों की अभी हमने चर्चा की, तो आप कहेंगे कालीबंगा बिल्कुल है, रोपड़ की भी चर्चा हमने की है। अच्छा, रोपड़ कहाँ है पता नहीं, हमने बताया कि नहीं, रोपड़ के बारे में याद करिएगा कि रोपड़ आपके पंजाब में है, हमने इसके बारे में चर्चा की है। हाँ, यज्ञदत्त शर्मा ने यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिला है, ठीक है, याद रखिएगा। पाटिलपुत्र, लोथल, तो आप कहेंगे पाटिलपुत्र। इसका राइट आंसर क्या होगा कि पाटिलपुत्र आपके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, बल्कि पाटिलपुत्र अस्तित्व में तब आता है जब हम पढ़ेंगे आगे चल के कि महाजनपद में से एक जनपद होता है मगध। आपका मगध होता है जो सबसे शक्तिशाली बन जाता है। फिर वहाँ पे कई सारे वंश आते हैं, हर्यक वंश, सुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। फिर जब हम हर्यक वंश पढ़ते हैं तो हर्यक वंश में हम देखते हैं कि आपका जब अजातशत्रु और उदयन आता है, उस समय पाटिलपुत्र नगर की स्थापना होती है, वो अस्तित्व में आता है। तो वहाँ पे इन चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो ये समझ गए कि हाँ, पाटिलपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। अब हमारा आज का अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है कि सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। दूसरा है कि उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। और तीसरा ऑप्शन है कि सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। अगला ऑप्शन है सिंधु लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो ना तो हमें ऐसा कोई साक्ष्य मिला है कि बड़े पैमाने पर जानवरों को पालते थे, कुत्ते, बिल्ली और घोड़ों, इन जानवरों को, इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है। अगला जो है ये इसलिए गलत है ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें पश्चिम बंगाल शामिल है। अभी हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को देखेंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि पश्चिम बंगाल से इसका कोई भी स्थल नहीं प्राप्त हुआ, ये पश्चिम बंगाल तक नहीं फैली हुई थी। अगला है कि लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित करते थे, नहीं, इन्होंने अनाज के भंडारण के लिए बड़े बड़े गोदाम बनाए हुए थे, बड़े बड़े अन्नागार बनाए हुए थे, और उसके साक्ष्य भी हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिले हुए हैं। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सही क्या होगा कि सिंधु लोग
कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब हमने बोला कि इस प्रश्न में आया है विस्तार, तो हम एक बार शॉर्ट में सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की चर्चा करते हैं। तो हम पहले एक भारत का बनाते हैं मैप, छोटा सा ऐसे यहीं पे कोशिश करते हैं कि बन जाए ठीक ठाक आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक सेकेंड, ठीक है, हंसिएगा मत आप लोग, बस मैप बन जा रहा है ताकि थोड़े से आप आसानी से समझ सके चीज़ों को। ये हो गया भारत ना, पेन का कलर भी चेंज कर लेते हैं तब मजा आएगा। अब यहाँ पे याद रखना है कुछ प्रश्न आपसे पूछेगा कि सबसे उत्तर में स्थित स्थल कौन सा है सिंधु घाटी का, तो वो है मांडा। क्या है? मांडा, या फिर इसको मांडा भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका कहाँ है, लोकेशन देख के आप समझ जाएंगे, कश्मीर में है। किस नदी पे है, तो चिनाब नदी, ठीक है, सबसे उत्तरी स्थल। उसके बाद अगर आपसे पूछता है कि सबसे पूर्वी कौन सा है, तो वो आपको याद रखना है आलमगीरपुर। क्या याद रखना है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में, ये भी पूछ सकता है, तो मेरठ में है। ये सबसे पूर्वी स्थल हो गया। अब अगर आपसे पूछे कि सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, तो याद रखना है आपको दैमाबाद। क्या याद रखना है? दैमाबाद। कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला आपसे अगर पूछे कि सबसे बताइए आपका पश्चिमी स्थल, तो वो आपको याद रखना है सूतकांगेंडोर। सूतकांगेडोर ये आपका है बलूचिस्तान में। अब इसको आप ऐसे मिला लीजिए। ये हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। इसके बाहर सिंधु घाटी सभ्यता नहीं है। और इस पूरे एरिया का जो क्षेत्रफल है वह है 12,99,000 वर्ग किलोमीटर। मतलब हम बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ये बात आपको याद रखनी है, इतनी चीज़ें। अब देखिए, क्या कोई यहाँ पंजाब नहीं, पंजाब में कोई स्थल है नहीं। इसका जो विस्तार है इसी क्षेत्र में, यानी कि भारत के उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र में तथा आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता का जो है विस्तार था, ठीक है। चलिए बाकी हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले? बनावली, चनहूदड़ो, सूतकांगेंडोर या फिर सुरकोटदा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सुरकोटदा। वो क्या होगा? सुरकोटदा। घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य में मिले हैं सुरकोटदा से। सुरकोटदा किस नदी के किनारे है? तो सरस्वती नदी के किनारे सुरकोटदा है। खोजकर्ता कौन है? तो याद रखिएगा जेपी जोशी हैं, ठीक है। साक्ष्य किसका मिला है? तो घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, ये आपको याद रखना है। बस इतनी चीज़ें आपको और याद रखनी है। अब चंदहूदड़ो के बारे में शायद हम लोगों ने चर्चा नहीं की है, यहाँ पे आ गया, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। चंदहूदड़ो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है, यहाँ से एक प्रश्न आ सकता है। चंदहूदड़ो के बारे में क्या पढ़ना है? पहली बात तो ये, अच्छा हम आपको 3 स्थल की लोकेशन और बताते हैं कहीं पे, यहाँ पे खाली हुई स्पेस, यहाँ पे देखिए कुछ स्थल बता रहे हैं जिनकी लोकेशन आपको याद रखनी है। देखिए हम थोड़ा सा बनाते हैं मैप भारत का, तब आप थोड़ा सा आसानी से समझेंगे। आधा मैप बनाएंगे जितने की हमें ज़रूरत है। ये हो गया हमारा प्यारा सा भारत, ठीक है। अब देखिए इतने की हमें ज़रूरत है। यहाँ से है आपकी सिंधु नदी ऐसे आई हुई है, सब लोग जानते हैं, ऐसे चली गई है पाकिस्तान में, यहाँ से जाके अरब सागर से मिल जाती है। अब यहाँ पे 2 स्थलों को याद रखना है, यहाँ पे एक स्थल है, यहाँ पे एक स्थल है। ये सिंधु नदी है, ये है सिंधु नदी के आपके दाएं, किस साइड है? सिंधु नदी के दाईं साइड पे है। और ये सिंधु नदी के बाईं साइड पे है। इसका नाम है चनहूदड़ो। इसका नाम क्या है? चनहूदड़ो। इसका क्या नाम है? इसका नाम है आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। तो ये याद रखना है कि दोनों स्थल आपके सिंधु नदी पे हैं। ये सिंधु नदी के दाएं तट पर है और चनहूदड़ो सिंधु नदी के बाएं तट पर है। यही आपको बताना था। तो अगला क्वेश्चन में, हमारा क्वेश्चन में क्या था? हम चंदहूदड़ो के बारे में पढ़ रहे थे। तो चंदहूदड़ो है कहाँ? तो आपका चंदहूदड़ो है आपके पाकिस्तान में। पाकिस्तान में और कौन कौन से स्थल है? तो चंदहूदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तीनों आपको याद रखना है कि पाकिस्तान में है, ठीक है। चंदहूदड़ो पाकिस्तान में है, एक चीज हो गई। दूसरी चीज किस नदी के तट पर है? तो सिंधु नदी के तट पर है। अब खोजकर्ता के बारे में आपको 2 लोगों का नाम याद रखना है, अर्नेस्ट मैके एवं मजूमदार 2 लोगों का नाम आपको याद रखना है। अर्नेस्ट मैके और मजूमदार 2 लोग इससे संबंधित थे। यहाँ से अब आपको साक्ष्य किन चीज़ों का रखना है? चंदहूदड़ो से। चंदहूदड़ो के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। चंदहूदड़ो साक्ष्य किस चीज़ का? तो पहला साक्ष्य आपको याद रखना है कि जो यहाँ से मिला है मनके बनाने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना। उसके बाद दूसरा जो है आपका, हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट साक्ष्य वो है कि बिल्ली
का पीछा करते हुए, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का निशान, कुत्ते का निशान। ये आपसे पूछेगा कि ये कहाँ से इसका साक्ष्य मिला है, तो चंदहूदड़ों से। बाकी किसी भी प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन अगर आपके पेपर में आता है, लिपस्टिक हो गया, कंघा हो गया, पाउडर हो गया, कहाँ से मिला, सब चंदहूदड़ों से मिला। हमें लगता है कि चंदहूदड़ों में महिलाएं ज़्यादा रहती थी, मतलब ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ना सौंदर्य प्रसाधन की, जैसे लिपस्टिक हो गया, मनका का जो गहना बनता है ना, छोटे छोटे जो गूथे जाते हैं मालाओं में, वो होता है मनका बनाने का कारखाना। कंघा, लिपस्टिक, पाउडर, सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री आपके चंदहूदड़ों से मिली हुई है। ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट है, वो हमारा स्टार्ट है वैदिक सभ्यता से। तो वैदिक सभ्यता की चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे, कल की या फिर नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि हमने बताया कि आपका जो कंप्यूटर होगा उसकी रेगुलर क्लासेस आएंगी। उसके बाद हिस्ट्री की क्लासेस रेगुलर नहीं हो पाएंगी, तीसरे चौथे दिन आपका हम इसकी क्लासेस देते रहेंगे, हफ्ते में मतलब 3-4 क्लासेस आएंगी। तो बाकी धैर्यता के साथ, बढ़िया के साथ पढ़ाई करते रहिए आप लोग। इस बार आप सबका सिलेक्शन होगा। यूपी ट्रिपल एस सी किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। इस क्लास का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। क्लासेस कैसी लगी आप ये अवश्य बताइएगा। हमने सारे प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कर लिया जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के थे। ठीक है, बाकी अब आप लोग अगली बताइएगा कमेंट करके कि क्लासों को और मतलब जिसे हमने पढ़ाया अपने हिसाब से, जितना एनालिसिस हो सकता था प्रश्नों का हमने किया, ऑप्शंस पे जितना काम करना था किया। आपको इससे ज़्यादा चाहिए कि बस हाँ इतना ही चाहिए, ताकि आपका टाइम भी बचे और चीज़ें भी कवर हो जाएं। क्लासेस कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अच्छी लगी हो, पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा सा हमें और मोटिवेशन मिलेगा। और यदि किसी भी प्रकार के सुझाव और सलाह की आवश्यकता हो तो वो भी हमें अवश्य बताइएगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से फिर से किसी नई क्लास में। आज की क्लास देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।